हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में। और इससे पहले एसएससी के जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से ऊँट की हड्डियों की खोज की गई थी? ऑप्शन ए चंदहुदड़ो, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन से ऊँट की हड्डियों की खोज की गई थी, मतलब ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य जो थे वो कालीबंगन में मिले थे। ठीक है। जो चंदहुदड़ो हो ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था, एकमात्र ग्रामीण स्थल था। और यहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के मकान थे। ठीक है। और जो सुरकोटदाह, दोस्तों सुरकोटदा से हम घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो सुरकोटदा से मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में सबसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मिली है, सबसे बड़ी इमारत। ठीक है। और इसका नाम था एक विशाल अन्नागार। ठीक है। एक विशाल अन्नागार जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी मिली है यहाँ? सबसे प्रसिद्ध इमारत वो मिली है एक विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नानागार। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 405, ऑप्शन डी 368। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान है तो इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी तो दूसरी बैठक हुई थी ये 11 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक के 2 दिन बाद। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? स्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी तीसरी बैठक कब हुई थी तो बस तीसरी बैठक को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है। तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर विनायक बनर्जी, ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन, ऑप्शन सी प्रोफेसर VKR राव, ऑप्शन डी प्रोफेसर CV रमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। और इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो ये नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला कब था? ये मिला था सन 1998 ईस्वी में। ठीक है। और
इसके ठीक एक साल बाद यानी 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 20 होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नियोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। पोटेशियम की होती है 19, क्लोरीन की होती है 17, नियोन की होती है 10। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1993, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993। 1993 में गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस गूगल सर्च इंजन के जो वर्तमान CEO हैं तो वो कौन है, तो वे हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होगी? स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होगी? ऑप्शन ए फेंकते समय, ऑप्शन बी जमीन पर गिरने से ठीक पहले, ऑप्शन सी सबसे उच्चतम बिंदु पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे उच्चतम बिंदु पर। क्यों होगी? देखो जैसे ही हम किसी बॉल को ज़मीन से ऊपर की साइड फेंकेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जब ये बॉल सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, सबसे ऊपर वाले बिंदु पर, तो ये जहाँ सबसे ऊपर वाले बिंदु पर पहुँच जाएगी वहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो टोटल इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो सबसे उच्चतम बिंदु पर क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। फिर जब ये धीरे धीरे नीचे गिरनी शुरू होगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कहाँ होगी? सबसे उच्चतम बिंदु पर होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019। अगर आपसे एग्जैक्ट तारीख पूछी जाए कि प्रधानमंत्री किसान योजना एग्जैक्ट किस तारीख में शुरू हुई थी ये, तो ये हुई थी 31 मई सन 2019 को। ठीक है दोस्तों, और योजनाओं के बारे में देखते हैं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, जन धन योजना। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो इसके लिए आप बताएंगे आंसर 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये बात भी सभी याद रखनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। सांसदों को विधि के समक्ष समानता में संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है वो सांसदों को विधि के समक्ष समानता में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, बात करूँ अगर हम अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या होता है? इसमें संघ की कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, उसकी सभी शक्ति
संघ की कार्यपालिका की सभी शक्ति जो हो वो राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 53 53। ठीक है, अनुच्छेद 89 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 168 पर आते हैं। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। ठीक है, एक विधानमंडल होगा। ठीक, और ये जो विधानमंडल होगा ये किस किस से मिलकर बना होगा? ये एक राज्यपाल से, ठीक है, और दूसरा विधानसभा से, दूसरा विधानसभा से। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट के नए डिजाइन का अनावरण कब किया है? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी नवंबर 2023, ऑप्शन सी अगस्त 2023, ऑप्शन डी जून 2023। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट के नए डिजाइन का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तंबाकू की खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में किसने की? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में की थी। ठीक है, और क्या क्या किया था इन पुर्तगालियों ने? इन्होंने सबसे पहले आलू की खेती, जो आलू की खेती की थी वो भी सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगालियों ने ही की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है, जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, यानी पुर्तगालियों ने ही की थी। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक, ये कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और गोवा में कहाँ पर लगाई गई? गोवा में कब लगाई गई थी? 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। तो सारी बातें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सोमनाबुलिज्म बीमारी है। ऑप्शन ए नींद में बोलने की, ऑप्शन बी नींद में चलने की, ऑप्शन सी नींद में गाने की, ऑप्शन डी नींद में हंसने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींद में चलने की। नींद में चलने की बीमारी को क्या कहते हैं? सोमनाबुलिज्म। इसको नींद में चलने की बीमारी को सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। और जो नींद में बोलने की बीमारी है, जो नींद में बोलते रहते हैं, ठीक है, तो नींद में बोलने की बीमारी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैरासोमनिया, पैरासोमनिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो जो दयानंद सरस्वती हैं उनको कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, और जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए व्हीलर द्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन डी सालसिट द्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सालसिट द्वीप। दोस्तों ये द्वीप पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये द्वीप कहाँ पर है? ये द्वीप महाराष्ट्र का ही एक भाग है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक भाग है। ठीक है, और इसी द्वीप पर जो ये सालसिट द्वीप है, इसी द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है, जो मुंबई है। ठीक है, मुंबई
कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर, ठीक है। और इसी मुंबई को, ठीक है, क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर। क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में गुवाहाटी में जो 75वां सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, ठीक है, तो वो किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के बीच आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या आता है? तो ये आता है नागरिकता। क्या आते हैं? नागरिकता। और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या आता है? तो ये आते हैं मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी टेनिस से, ऑप्शन डी कबड्डी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से। जो डेविस कप है वो किससे संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी और ऑप्शन डी कथक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, ठीक है। जो झावेरी बहनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो झावेरी बहनें हैं वो कहाँ से, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी से। और दोस्तों मैं पूछूँ मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है मणिपुर का, ठीक है। और जो मोहिनीअट्टम है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का, केरल का, ठीक है। और जो कथकली है ये भी किसका है? ये भी केरल का, ठीक है। और जो कथक है ये किसका शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का, ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मेवाड़ का पठार किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि मेवाड़ के पठार से क्या मिलता है, तो मेवाड़ के पठार से जो मिलता है वो मिलता है, मिलने वाली जो धातु है वो हो कॉपर। मेवाड़ के पठार से कॉपर मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था, ठीक है, वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रहेगा सभी की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 133। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126। जो उपांगी कंकाल है ये किसको कहा जाता है? तो उपांगी कंकाल कहा जाता है जो गति करे, मतलब जो शरीर की हड्डी गति करती हैं, ठीक है। जो शरीर की हड्डी क्या करती हैं? गति करती हैं, उनको तो कहते हैं उपांगी कंकाल, ठीक है। और इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? 126। और जो गति ना करे, ठीक है, जो गति न करे, जो शरीर की हड्डी जो होती हैं जो गति न करें, ठीक है, उनको कहा जाता है अक्षीय कंकाल। उनको क्या कहा जाता है? अक्षीय कंकाल, ठीक है। और इन अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 80, ठीक है, 80। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालचंद्र, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी पाणिनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? जो ये अष्टाध्यायी पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत में। कौन सी में? संस्कृत में। और इस पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे जानकारी मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। इस पुस्तक से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी के संबंध में है, ठीक है।
दोस्तों कुछ और जैसे देखो बालचंद्र हैं ये, तो बालचंद्र की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये है वसंत विलाप। वसंत विलाप, ठीक है, ये एसएससी ने कई बार पूछी है कि वसंत विलाप जो है वो किस लेखक की पुस्तक है, ठीक है। जो कल्हण ने लिखी है तो इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, ठीक है। जो राज तरंगिणी पुस्तक है ये किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। और ये पुस्तक हमें किसकी जानकारी देती है? ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है, ठीक है। और हेमचंद्र की जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र। ये जो मैंने आपको पुस्तकें लिखवाई हैं ये सारी की सारी एसएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछी हैं ज़रूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ते हैं। बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1555। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1540, ठीक है। दोस्तों जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था शेर खान के बीच, ठीक है। और दूसरा किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच। जो कौन था? जो मुग़ल शासक था, ठीक है। तो इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर खान की जीत हो गई थी, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने सूर वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। सूर वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। और इस ही युद्ध के बाद इसे जो है शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा था। शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। दोस्तों 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये भी याद रखना। ये किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और उसके बाद बाबर ने क्या करा था? भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रसिद्ध युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था, शेर खान के और हुमायूं के बीच में। तो इसमें भी शेर खान की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है। 1555 का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, ठीक है। और ये सरहिंद का युद्ध किसके बीच में हुआ था? एक तो हुमायूं के, जो ये हुमायूं है, ठीक है। और एक हुआ था सिकंदर सूरी के। ये सिकंदर सूरी जो है ये इस शेरशाह सूरी का ही कोई वंशज था ये, ठीक है। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और जो सिकंदर सूरी है वो हार गया था। और इस युद्ध के बाद जो 1555 में युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद वापस हुमायूं ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। दोस्तों जो बिलग्राम है ये बिलग्राम का युद्ध बिलग्राम के नाम से के साथ साथ कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये एग्जाम में कन्नौज के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। जो मेघालय राज्य है इसने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और जो मेघालय है, मेघालय के मैं पूछूँ आपसे मुख्यमंत्री कौन है? अब मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री है यहाँ के कोनराड संगमा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसके राज्यपाल राज्यपाल कौन है यहाँ के? यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। और इसमें कहा हुआ है अशोक के किस शिलालेख पर कलिंग युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13वें, ऑप्शन नंबर डी 13वें। 13वें शिलालेख पर जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अशोक है, ठीक है, इसके कुल शिलालेख कितने हैं? कुल शिलालेख, ठीक है। तो जो अशोक के कुल शिलालेख थे वो कितने थे? 14। कितने थे? 14। और जो इसके स्तंभ लेख थे, स्तंभ लेख बोल दो या फिर शीर्ष लेख बोल दो, ठीक है। शीर्ष लेख भी बोल देते हैं इनको, स्तंभ लेख या शीर्ष लेख। इनकी संख्या थी 7।
तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर हर रोज़ डेली करंट अफेयर की क्लास जो है सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, जिसमें करंट अफेयर की जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी जो हो 10 मिनट की वीडियो में ही सारी की सारी इम्पोर्टेंट की पॉइंट के साथ में बताई जाती है। तो सभी करंट की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और अपने 6 से 7 नंबर पक्के करें। धन्यवाद।